ऑलराइट नर्सिंग मास्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम ईसीजी और ईकेजी के बारे में जो है शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। इसके क्लिनिकल कोरिलेशन के बारे में भी समझेंगे। बट उससे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ईसीजी मशीन की इन्वेंशन 1911 में विलियम आइंथोविन के द्वारा की गई, जो कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है हमारा ईसीजी टेस्ट हार्ट की डायग्नोसिस, हार्ट के डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए एक बेंचमार्क है। यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप गए हों, हॉस्पिटल की बात चले, हार्ट के टॉपिक की बात चले, डिसऑर्डर्स की बात चले, तो ईसीजी का वहाँ पे डिस्कशन ना हो, वहाँ पे ईसीजी के बारे में बात ना हो। तो बेसिकली ईसीजी है क्या? ईसीजी हमारे हार्ट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको डॉक्टर स्टडी करते हुए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सटर्नली प्राप्त कर लेते हैं और काफ़ी कुछ जो है वो हार्ट के बारे में पता लग जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है बेसिक बातों को समझेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास एक डायरी या फिर नोटबुक रखिए, जिसके ऊपर आप ईसीजी या ईकेजी के बारे में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है लिख सकें और हाईलाइट कर सकें। तो ईसीजी को समझने से पहले यहाँ पे हमें कुछ इंटरवल्स को समझना होगा। इंटरवल्स को समझने से पहले हमें यहाँ पे सिंपल ईसीजी के जो ग्राफ है, हमारा रीडिंग है, उसको समझना होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी हार्ट की डायग्राम, और ये जो स्ट्रक्चर है सभी को पता है कि जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा खुलती है, इसमें हमारे ओपन होती है राइट एट्रियम में, वहाँ पे प्रेजेंट है स्पेशल ग्रुप ऑफ टिश्यू जो कि जिनको बोला जाता है एसए नोड, जो कि क्या कर सकते हैं, करंट जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये यहां से स्प्रेड होती हुई, फैलती हुई हार्ट के अपर चैम्बर्स में, यानी कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में ऐसे स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, जिसके कारण ऊपर वाले दोनों जो हमारे दोनों एट्रियम है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ऐसे नोड। ठीक है। फायर करती है, इसकी एक्टिविटी को बोला जाता है फायर करना, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, इसको हार्ट का पेसमेकर भी बोला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज एवी नोड, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो सबसे पहले यहां पे आया ऐसे नोड, फिर एवी नोड। एवी नोड के साथ ये जो ब्लू कलर के आप ऐसे दो थ्रेड्स देख रहे हो, इनको बोला जाता है बंडल ऑफ हिज फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज फाइबर्स। उसके बाद ये जो बंडल ऑफ हिज फाइबर्स हैं यहां से स्प्रेड होते हुए मायोकार्डियम लेयर में पूरी तरह यहां से ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, यहां से ऐसे पूरा ऊपर चले जाते हैं। ठीक है जी। मायोकार्डियम लेयर मैंने यहां पे रेड कलर से जो है इंडिकेट की हुई है। ऑलराइट। ठीक है। तो ऐसे नोड इंपल्स बनाती है, एवी नोड उसको ले लेती है, पकड़ लेती है और बंडल ऑफ हिज फाइबर में यहां पे स्प्रेड कर देती है। इस हमारे जो है ये जो हमारी स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है, बंडल ऑफ हिज फाइबर। ठीक है, बंडल ऑफ हिज फाइबर। और इनका क्या नाम है, पुरकिंजे फाइबर या फिर पुरकिंजी सिस्टम। ठीक है जी, पुरकिंजे सिस्टम। ऑल राइट। तो ये तो हुई नॉर्मल बात कि ऐसे नोड करंट बनाती है, एवी नोड ले लेती है, बंडल ऑफ हिज फाइबर में भेज देती है, और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स इसको पूरे हार्ट में जो है स्प्रेड कर देते हैं, और हार्ट की क्या होती है हमारी, दैट इज यस प्लीज कॉन्ट्रैक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन। बट उसी दौरान यहां पे हमारी जो ईसीजी मशीन है वो इसको कैसे दिखाती है, तो हम यहाँ पे धीरे धीरे इस टॉपिक को समझेंगे, और साथ साथ आपने जो है वीडियो को पॉज करते हुए समझना है, हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो दो हमारे वाल्व हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड हमारा माइट्रल वाल्व, वो यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है जी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? नो डाउट। ओके। तो यहाँ पे जैसे ही ऐसे नोड करंट बनाना शुरू करती है, करंट बनाना शुरू करती है, तो सबसे पहले ईसीजी के पेपर के ऊपर
क्या बनता है, हमारा पी वेव जो है वो बनता है, पी वेव। ठीक है, इसको PQRST कॉम्प्लेक्स भी जो है बोला जाता है ईसीजी को, जो आपके सामने आप देख रहे हो PQRST। ठीक है, तो जैसे ही एसए नोड फायर करती है स्टेप 1, ये हमारा पी वेव जो है वो बनना शुरू हो जाता है। करंट धीरे धीरे यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, धीरे धीरे हार्ट के दोनों एट्रियम में स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम ये पी वेव जो है यहाँ पे ये वाली जो आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है वो बनना शुरू हो जाता है। पहले पी वेव बननी शुरू हुई, फिर ये पार्ट बनना शुरू हुआ। ठीक है जी, अब करंट जो है मैक्सिमम एट्रिया में स्प्रेड हो चुका है, मैक्सिमम एट्रिया में स्प्रेड हो चुका है। क्लियर है। अब जितना भी ब्लड यहाँ पे राइट एट्रियम में एंड हमारे लेफ्ट एट्रियम में पड़ा था, वो यहाँ पे एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या खोलेंगे, हमारे दोनों वाल्व खोलेंगे ये वाले, और ब्लड यहां से किधर शिफ्ट कर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और यहां से सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो पी वेव का मतलब है करंट बनना शुरू हुआ, यहां से एसए नोड ने फायर किया और यहां तक जाके जो है करंट वो एवी नोड के पास रुक चुका है। ये जो करंट है हमारा, ये एवी नोड के पास 0.1 सेकेंड के लिए रुकता है। इसका एक और भी मतलब आप यहां पे समझ सकते हो, वो ये मतलब है कि 0.1 सेकेंड के लिए हमारा जो एसए नोड है वो टाइम देता है एट्रिया को एम्प्टी होने के लिए, खाली होने के लिए, कि ब्लड जो है यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाए, यहां से यहां पे जो है शिफ्ट हो जाए, और यहां पे वेंट्रिकल्स जो है फिल हो जाए। जैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स फिल होते हैं तो प्रेशर के कारण वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यहां पे प्रेशर के कारण वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। पी का मतलब क्या है, एसए नोड इज फायरिंग एंड करंट इज स्प्रेडिंग ऑन दी एट्रिया। क्लियर है जी, ओके गुड। तो अब बात करते हैं हमारे इस पार्ट की, यानी कि QRS। ये जो ट्रायंगल है QRS, इसको हम स्टडी करेंगे अभी। QRS, तो QRS ट्रायंगल क्या बताता है, QRS ट्रायंगल बताता है कि एवी नोड ने करंट यहां से पकड़ा और अब इसको एकदम से जो है हमारे वेंट्रिकल्स में सेंड कर दिया, वेंट्रिकल्स में सेंड कर दिया। QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब है सीधा सीधा वेंट्रिकल का डीपोलराइज होना, यानी इनका कॉन्ट्रैक्ट करना, इनका कॉन्ट्रैक्ट करना। डीपोलराइज मींस कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों चैम्बर यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से ब्लड किधर चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है जी, लंग्स में फिल्टर होने के लिए। और यहां से ब्लड किधर चला जाएगा, आर्क ऑफ अरोटा में, आर्क ऑफ अरोटा में। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है जी हमें वेंट्रिकुलर, दैट इज अवर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइज हो चुके हैं दोनों वेंट्रिकल्स। क्लियर है जी, QRS आपको समझ आ चुका है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे PR इंटरवल की। तो ये अब PR इंटरवल क्या है, यहां से P वेव बननी शुरू हुई। ठीक है, यहां से हम जो है इसको लेंगे, और R यहां पे बनना शुरू हुआ है, यहां पे। ठीक है, ये जो टाइम आप देख रहे हो, ये जो आप टाइम देख रहे हो, यानी कि एसए नोड का फायर करना और करंट का फैलते जाना और करंट का नीचे वाले वेंट्रिकल्स में मैक्सिमम पहुंच जाना। ठीक है, ये R से S का मतलब है कि वेंट्रिकल्स पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। बट PR इंटरवल कितने टाइम पीरियड की है, 120 से लेके 200। ठीक है, 120 से लेके 200 मिली सेकेंड्स की है MS। तो 120 से लेके 200 ms तक हमारा जो हार्ट है उसकी एसए नोड फायर कर चुकी होती है, यहां पे करंट एवी नोड में पहुंच चुका होता है, और हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम वेंट्रिकल्स में यहां पे मायोकार्डियम लेयर में स्प्रेड हो चुका होता है। अभी हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए। ठीक है जी, यहां पे मैक्सिमम करंट जो है वो फैल चुका है। उसी टाइम ब्लड की बात करें तो ब्लड यहां से यहां पे मैक्सिमम आ चुका होता है, वाल्व्स जो हैं वो बंद हो चुके होते हैं। क्लियर है जी, बूम, ओके, राइट, गुड।
तो यहां पे आपने टाइम पीरियड भी समझना है और साथ में इंटरवल्स को भी हम देखते जा रहे हैं, ठीक है जी। तभी आपको वो ईसीजी की रीडिंग्स समझ आएंगी। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो QRS है, RS, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पूरा फोर्सफुली और ब्लड जो है आर्क ऑफ अरोटा में एंड पल्मोनरी आर्टरी में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर यहां पे एरोटिक वाल्व खुलेगा, ऑब्वियस है, पल्मोनरी वाल्व खुलेगा वगैरह वगैरह, वो आपको ऑलरेडी पहले से पता है। तो अब बात करते हैं यहां पे S एंड T। अब वेंट्रिकल्स यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं ऐसे, तो अब ये वापस भी आएंगे ऐसे, रिलैक्स करेंगे और वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। रिलैक्स करेंगे और वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, जिसको बोला जाता है वेंट्रिकल, यस प्लीज, रीपोलराइज, ठीक है, वेंट्रिकल्स रीपोलराइज। जब वेंट्रिकल्स वापस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यहां पे ऐसे वापस आ रहे होते हैं, उस टाइम बनती है ST वेव बनती है, ठीक है जी। ST वेव जो है वो बनती है, क्लियर है। तो ST वेव हमें क्या बता रही है? ST वेव हमें बता रही है कि वेंट्रिकल्स अब क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। अभी कोई काम तो कर नहीं रहे, वो रेस्ट कर रहे हैं। उसी टाइम एट्रिया जो हैं वो फिल हो रहे होते हैं, क्योंकि वाल्व तो अब बंद हो चुके हैं, तो ये फिल हो रहे हैं, ठीक है जी। और एक बार फिर ऐसे नोड जो है वो फायर करने के लिए रेडी हो जाती है। इसी को माय डियर स्टूडेंट्स आपने कार्डियक साइकिल के तौर पे टॉपिक पढ़ा है अपनी एनाटॉमी एंड फिजियो की बुक्स में। कार्डियक साइकिल ही तो है, कभी ये खाली हो रहे हैं, कभी ये भर रहे हैं, कभी ये खाली हो रहे हैं, कभी ये भर रहे हैं, साइकिल, ठीक है जी। तो PR इंटरवल आपको क्लियर है, कितने टाइम पीरियड की है वो क्लियर है, आपने हाईलाइट कर लेना है। QRS यानी एकदम से जैसे आप वो देखते हो मूवीज में, सॉन्ग्स में, गानों में, ठीक है, दिखाते हैं कि ऐसे P वेव बनती है और QRS एकदम से ऐसे चली जाती है, ऐसे, ठीक है, ये चीज ऐसे चली जाती है। तो QRS यहाँ पे शॉर्ट पीरियड की है। फीमेल्स के लिए 84 मिली सेकेंड, प्लीज नोट द इंटरवल। QRS इंटरवल है 84 मिली सेकेंड फॉर फीमेल्स एंड 92 मिली सेकेंड फॉर मेल्स के लिए ये है 92 मिली सेकेंड्स की, ऑल राइट। उसके बाद ST यानी कि हार्ट का, वेंट्रिकल्स का वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना, रीपोलराइज होना, ये है 80 to 120 मिली सेकेंड, 80 to 120 मिली सेकेंड, ठीक है। और ECG के एक पेपर में जैसे आप वो स्ट्रिप देखते हो, वो पट्टी देखते हो ऐसे, उसमें एक बॉक्स जो है वो 40 मिली सेकेंड्स का होता है। एक बॉक्स जो है वो 40 मिली सेकेंड्स का होता है। और ऑब्वियस है, सिंपल मैथ हुआ कि 4 बॉक्सेस, यहां पे 4 जो बॉक्स हैं वो 160 मिली सेकेंड के बनेंगे, 160 मिली सेकेंड के यहां पे बनेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है जी? PQRST कॉम्प्लेक्स आपको समझ आ गया सभी को? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप इन बॉक्स में जो है ओपन माइंडेडली पूछ सकते हैं। ऑल राइट, तो ये थी हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी ECG के बारे में, ठीक है। हमने टाइम पीरियड्स के बारे में सीखा, हमने ECG के पेपर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, हमने ये भी देखा कि डीपोलराइज एंड रीपोलराइज क्या होता है, ठीक है जी। हमने SA नोड फायरिंग, AV नोड के बारे में समझा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे क्लिनिकल कोरिलेशंस के बारे में, जो कि आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझने चाहिए और आने चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो सीन है, आपको यहां से यहां का जो डिफरेंस है वो साफ दिखाई देता है। वो है कि P वेव नॉर्मल है, QRS कॉम्प्लेक्स नॉर्मल है, ठीक है, ये वाला। और हमारी जो S&T है ये एलिवेटेड है, ये ऊपर को उठी हुई है, S&T एलिवेशन है, ठीक है। इसको हॉस्पिटल सेटिंग में स्टेमी भी बोलते हैं, STEMI, ठीक है, EMI यानी ST तो होगी हमारी वेव, EMI का मतलब है एलिवेटेड, ठीक है, एलिवेटेड, ऊपर को उठी हुई। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होती क्या है जी? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यहां पे स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, मायोकार्डियम लेयर का टिश्यू जो है वो डैमेज हो चुका होता है,
ठीक है, तो ऑब्वियस है एक डैमेज टिश्यू जो है यहां से कॉन्ट्रैक्ट भी डिफिकल्टी में करेगा और रिलैक्स भी जो है वो डिफिकल्ट करेगा। और भी ज्यादा मायोकार्डियम लेयर डैमेज हो चुकी है, इट मींस इट इज हार्ट अटैक। तो ये बताती है हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड हार्ट अटैक के कंडीशन के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसटी एलिवेशन इसको बोला जाता है कि एसटी जो है हमारी वेव ईसीजी में वो ऊपर चली गई, एलिवेट हो गई। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, कोरिलेशन, वेरी गुड। सेकंड है हमारा, यहां पे क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, पी वेव नॉर्मल है, क्यू आर एस नॉर्मल है। ओ ये टी वेव को क्या हो गया, टी वेव तो नीचे चली गई, टी वेव तो नीचे चलेगी। टी वेव नीचे का जाने का मतलब क्या है, टी वेव का इन्वर्ट यानी यहां पे उल्टा हो जाना, इन्वर्ट हो जाना, इट इंडिकेट, व्हाट विल इंडिकेट, इट विल इंडिकेट अस्कीमिया, कार्डियक मायोकार्डियल अस्कीमिया, यानी कि मायोकार्डियम लेयर को हार्ट की यहां पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। ठीक है, मायोकार्डियम लेयर को ब्लड सप्लाई कौन देता है, मायोकार्डियम लेयर को माय डियर स्टूडेंट्स ब्लड सप्लाई आर्क ऑफ अरोटा, यहां पे अरोटा जो है निकल रही है, इसकी ब्रांचेस हैं लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी। अगर इस कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉक लग जाए यहां पे, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉक लग जाए, इसकी ब्रांचेस में यहां पे क्लॉट बन जाए, तो मायोकार्डियम लेयर को ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं मिलेगी और जिसके कारण इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा। अब एक ऐसी लेयर जो कि जिसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है और वो उसकी डेथ होती जा रही है, तो वहां पे टी वेव जो है हार्ट का रिलैक्स होना, पंप करना कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए ईसीजी मशीन जो है टी वेव को इन्वर्टेड शो करती है, उल्टा शो कर देती है। क्लियर है जी। सेकंड कंडीशन वी कैन से मायोकार्डियल अस्कीमिया, सेकंड कंडीशन, वेरी गुड, गुड गुड। ठीक है, अगर आपको साथ साथ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो आपको ये वीडियो 2 या 3 बार देखनी चाहिए, बैक टू बैक देखनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल, व्हाट इज द क्लिनिकल कोरिलेशन। तो बात करें यहां पे थर्ड क्लिनिकल कोरिलेशन की। थर्ड क्लिनिकल कोरिलेशन कह रहा है जी कि अगर हमारी जो पीआर इंटरवल है, ये वाली जो इंटरवल है लगातार यहां पे प्रोलॉन्ग है, एक तो लंबी चल रही है, ठीक है, पी वेव लॉन्ग चल रही है और लगातार 120 मिली सेकंड से ज्यादा है, 120 मिली सेकंड से ज्यादा है, या फिर सीधा सीधा कहें कि कंसिस्टेंटली लगातार 200 मिली सेकंड आ रही है। पी आर इंटरवल जो है, जो पी और आर की यहां पे इंटरवल है, ये लगातार हमारी 200 मिली सेकंड, 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 200 मिली सेकंड पे बार बार आ रही है। तो इसका मतलब है कि एससी नोड फायर तो करती है, एवी नोड तक करंट पहुंच भी रहा है और धीरे धीरे आगे पहुंच जाता है, धीरे धीरे हार्ट पंप कर देता है। बड़ा सिंपल सा फंडा हुआ कि यहां पे काम तो चल रहा है, हो सकता है हमारे पेशेंट को, पर्सन को स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, टेंशन के कारण ये चीज हो, तो इसको बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक इसको बोलते हैं। काम चल रहा है, ठीक है, नॉन सीरियस है, वो है हमारा हार्ट का ये मैटर है, इसमें कोई खास प्रॉब्लम पेशेंट को फेस नहीं होती। लगातार पीआर वेव जो है 200 मिली सेकंड से ज्यादा का टाइम पीरियड जो है वो शो कर रही है और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बट जैसे ही हम बात करते हैं फोर्थ हमारे कंडीशन की, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है नॉर्मल और इसमें। यहां पे जो है हमारी पीआर इंटरवल, यहां पे जो हमारी पी आर इंटरवल है, ये कभी 200 मिली सेकेंड, ये कभी 240 मिली सेकेंड और कभी कभी तो हद ही हो जाती है, पी वेव बनने के बाद क्यू आर एस एब्सेंट हो जाती है। क्यू आर एस एब्सेंट होने का मतलब क्या है, क्यू आर एस एब्सेंट होने का एक ही मतलब है कि एसए नोड ने फायर तो किया, ठीक है, एवी नोड ने करंट लिया ही नहीं। जब एवी नोड करंट लेगी नहीं तो नीचे क्या भेजेगी, कुछ भी नहीं भेजेगी, और क्या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है
QRS कॉम्प्लेक्स ना बनना। ऑब्वियस है, क्योंकि QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहे। तो इसको बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जो कि फेटल हो सकता है, घातक हो सकता है पेशेंट के लिए। और इसका दूसरा नाम है जी हमारा मॉबिट्स 1। एक और नाम है इसका मॉबिट्स 1, और एक और नाम है इसका, वो है लिंकन ब्लॉक। ठीक है, तो काफ़ी कुछ जो है इस सिंपल से टॉपिक में काफ़ी कुछ देखने को मिला। ECG या फिर EKG, पहले आपको नॉर्मल समझाया गया, फिर मैंने 4 जो हैं क्लासिकल से हमारे जो कंडीशंस हैं हमारे ECG में, कोरिलेशन, क्लिनिकल पिक्चर, क्लिनिकल हॉस्पिटल सेटिंग में जो देखने को मिलता है वो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लिनिकल कोरिलेशंस के बारे में। ऑलराइट नर्सिंग मास्टर्स, तो अब हम बात करते हैं अदर क्लिनिकल कोरिलेशंस के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल ECG पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, और हमने ऑलरेडी ये जो हमारे इंटरवल्स हैं इनको भी स्टडी कर लिया। नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियो को भी हमने साथ साथ यहाँ पे स्टडी किया है, और हमने साथ में स्टडी किया है ब्लड सप्लाई के बारे में भी। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिनिकल कोरिलेशन के बारे में, जिसमें यहां पे हमारा जो है नॉर्मल, वी कैन से नॉर्मल PR इंटरवल है। नॉर्मल PR जो है इंटरवल यहां पे प्रेजेंट है, बट यहां पे उनके बीच में जो डिस्टेंस है, यानी एक PQRST कॉम्प्लेक्स बना, फिर यहां पे डिस्टेंस जो है वो काफी लॉन्ग चला जाता है, यानी कि वी कैन से एक बार बीट बन जाती है बट उसके बाद बीट नहीं बनती। और कई बार तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे T वेव प्रेजेंट है, P वेव प्रेजेंट है, बट QRS मिसिंग है। तो जहां पे भी QRS मिसिंग होगा, QRS कम बनेगा, उसका सीधा सीधा मतलब है, रिजल्ट है कि करंट जो है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है SA नोड से AB नोड में नहीं पहुंच रहा, और आगे भी नहीं यहां पे पहुंच रहा, सेंड नहीं हो रहा। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट यहां पे पुअरली करेंगे, या फिर बहुत कम करेंगे, या फिर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसको बोला जाता है जी यहां पे सेकेंड डिग्री हमारा हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, या फिर मॉबिट्स 2 जो है इसको बोला जाता है। मॉबिट्स 2 जो है आपने रोमन में लिखना है, और यहां पे पेशेंट को कभी बीट बन रही है, कभी नहीं बन रही, सिनकोपी या फिर साइनकोप, चक्कर आना, डिजीनेस जो है यहां पे फील हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है जी। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, मॉबिट्स 1, मॉबिट्स 2। ओके, प्रोलॉन्ग जो है यहां पे नॉर्मल PR वेव है, बट जो इनके बीच में डिस्टेंस है एक कॉम्प्लेक्स और दूसरे कॉम्प्लेक्स के बीच में, यानी लाइक दिस, P वेव, देन QRS कॉम्प्लेक्स, देन QRS कॉम्प्लेक्स, यहां पे फिर गैप है, फिर वापस ECG नॉर्मल आ रही है। तो दिस इज मॉबिट्स 2। ऑलराइट, क्लियर है जी। किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है यहां पे, तो वो पूछ सकता है, नो डाउट। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिनिकल कंडीशन की, जिसमें हमारे आप देख सकते हैं कि P वेव, देन QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फिर P वेव और T वेव, यानी कि ना तो हमारे एट्रिया डिसिप्लिन में है, ना हमारे वेंट्रिकल डिसिप्लिन में है। ये अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपना करंट बना के कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ये कभी लगातार रेस्ट कर रहे हैं, कभी अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। यहां पे आपने नोट करना है इस कंडीशन में, जहां पे लगातार P वेव बार बार बन रही है, तो P वेव का बार बार बनना क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ना चाहते हुए भी हमारी जो SA नोड है वो क्या कर रही है, इंपल्स बना रही है, फायरिंग कर रही है। अभी तो ब्लड पहुंचा भी नहीं, और थोड़ा सा ब्लड आया था, थोड़ा सा ब्लड ही जो है वो नीचे भेज दिया। ठीक है जी, तो क्या कार्डिक आउटपुट नॉर्मल रहेगी थोड़े से ब्लड से? बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट हमें पता है दैट इज 75 ml यहां पे, तो कम हो जाएगी कार्डिक आउटपुट। जितना ब्लड आ रहा है बस उतना ही भेज दो, क्योंकि पी वेव जो है जल्दी जल्दी बन रही है, बार बार बन रही है, और हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो फटाफट अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स
बीट एट देयर ओन, ठीक है, बीट एट देयर ओन, रैंडमली काम चल रहा है, जिसकी जो मर्जी है वो करेगा। इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, और ये बहुत सीरियस मैटर है, ठीक है जी। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के पेशेंट को पेसमेकर की जरूरत पड़ती है। पेसमेकर, पेसमेकर क्या है? पेसमेकर, मान लो यहां पे मेरे हार्ट है, तो यहां पे पेसमेकर सीडी जैसा, कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी ना वो म्यूजिक सुनने वाली पहले, ठीक है, उसके जैसा इंस्ट्रूमेंट यहां पे डाल देंगे, और जो कि मेरी एसए नोड के ऊपर नजर रखेगा। तो जैसे ही एसए नोड ने ज्यादा फायर किया, कम फायर किया, मेरा जो पेसमेकर है यहाँ पे वो क्या करेगा? इसको स्टिमुलेट करता रहेगा, ठीक है जी। थर्ड डिग्री में इसको वापस डिसिप्लिन में लेके आने के लिए, सेट करने के लिए हमारे पेसमेकर की जरूरत पड़ती है। डिवाइस का नाम भी तो यही है ना, पेस, गति बनाने वाला। क्लियर है? डन, ओके। तो काफी कुछ आपको जो है क्लिनिकल कोरिलेशन डिसऑर्डर्स ईसीजी के थ्रू समझ आ रहे हैं। 2-3 बार रीड कीजिए, 4 बार वीडियो देखिए, 5 बार आपस में डिस्कस कीजिए, सेल्फ का टेस्ट दीजिए, हॉस्पिटल सेटिंग में ड्यूटी अच्छे से कीजिए, सब क्लियर होते जाएंगे, सब टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट भी है। यहाँ पे ईसीजी पैटर्न जो है वो बड़ा ही दिलचस्प डिज़ाइन बना रहा है, बड़ा ही अच्छा दिलचस्प डिज़ाइन बना रहा है। इस तरह की जो वेव्स हैं, ये वाली जो वेव्स हैं, इनको बोला जाता है डेल्टा वेव्स। इनको क्या बोला जाता है? मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है जी, डेल्टा वेव्स, इनको बोला जाता है डेल्टा वेव्स। और ये कब बनती हैं? ये बनती हैं, हमारी एक कंडीशन है वॉल्फ, यस प्लीज, वॉल्फ पार्किंसन, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के मामले में, ठीक है जी, ये जो है वेव्स बनती हैं। ये होता क्या है वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम? कुछ नहीं होता, नॉर्मल ये था कि एससी नोड करंट बनाएगी, एबी नोड पकड़ेगी, बंडल ऑफ हिज फाइबर लेंगे, पुरकिंजे फाइबर आगे भेज देंगे। यहां पे जन्म से ही कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है ये, यहां पे जन्म से ही एक्स्ट्रा बंडल प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा बंडल यहां पे प्रेजेंट हैं, जो कि करंट को बाहर से सीधा सीधा वेंट्रिकल्स में ले जाते हैं। एट्रिया से भी करंट आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, समझ गए ना? तो यहां पे हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं उनको नॉर्मल से एक्स्ट्रा करंट सप्लाई हो रहा है। तो इसका मेन फीचर है सुप्रा, यानी कि फास्ट, सुप्रा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, तेज तेज वेंट्रिकल्स बीट करेंगे, क्योंकि ज्यादा करंट बाहर से भी आ रहा है, इधर से बाईपास हो रहा है, और नॉर्मल से भी आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे बनती हैं डेल्टा वेव्स। डेल्टा वेव्स कब बनती हैं? जब प्रेजेंट होती है हमारी सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है जी। और इसको कैसे ट्रीट करते हैं? इसको ट्रीट करते हैं RFCA, ठीक है, प्लीज नोट दिस वर्ड RFCA, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन, एब्लेशन, रेडियो वेव्स के साथ ये जो एक्स्ट्रा बंडल है इसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, करंट जो है नॉर्मल रूट से जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन, ठीक है जी, कैथेटर एब्लेशन। क्लियर है? यहां पे ये RFCA, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्लियर है, और यहां पे ये जो पैटर्न है ईसीजी का डेल्टा वेव्स बनाने वाला, ये क्लियर है आपको। वेरी गुड। तो जैसे जैसे आपने डिजाइन बनाए, वीडियो को पॉज किया, तब वैसे वैसे आपको काफी कुछ जो है क्लियर होता जा रहा है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लिनिकल कोरिलेशन के बारे में, जिसमें सीधा सीधा फीचर पी वेव का किसके जैसा दिखना है? आरी के जैसा, सॉ लाइक स्ट्रक्चर, SAW सॉ मूवीज आपने देखी होंगी, साइको थ्रिलर मूवीज हैं काफी, जो है वी कैन से थ्रिलर मूवीज हैं, सॉ पार्ट 1 पार्ट 2 3 ऐसे वैसे, ठीक है। तो वापस आते हैं कि पी वेव हमारी यहाँ पे सॉ लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, सॉ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि पी वेव बार बार करंट बनाई जा रही है, ठीक है, गुड है, बट नीचे नहीं पहुंच रहा। कहां नहीं पहुंच रहा? एबी नोड के पास नहीं पहुंच रहा, और हमारे वेंट्रिकल्स में करंट जो है ट्रांसमिट ही नहीं हो पा रहा,
ठीक है। तो ये सारा करंट कहां रहेगा, एट्रिया में ऊपर। तो एट्रिया जो है बार बार क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। जितना भी ब्लड आया चलो भाई आगे, चलो भाई आगे, चलो भाई आगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एट्रियल, एट्रिया से बना एट्रियल एंड फ्लटर। फ्लटर जो है इसको बोला जाता है एट्रियल फ्लटर। ठीक है जी, काफी कुछ जो है आपको समझ आया। और ये जो कंडीशन है हमारे एसए नोड का फटाफट करंट बनाना, सॉ लाइक स्ट्रक्चर दिखना, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन, थायराइड जिन पेशेंट्स का बढ़ता हो, थायराइड टॉक्सिकोसिस, ठीक है, थायराइड इंक्रीज्ड हो क्योंकि थायराइड जो है मेटाबॉलिज्म के ऊपर असर डालता है, ठीक है। और क्लियर कट पी वेव जो है यहाँ पे एब्सेंट जो है वो होती है। क्लियर है जी। तो काफ़ी कुछ जो है हमारे वीडियो के पार्ट में आपने देखा, क्लिनिकल कोरिलेशंस के बारे में समझा, नॉर्मल फिजियोलॉजी समझी। तो आप इसको जितना समझाओगे अपने फ्रेंड्स को, इस वीडियो को शेयर करोगे, उतना नॉलेज आपकी भी बढ़ेगी। तो थोड़े से हमारे क्लिनिकल कोरिलेशन और बचे हैं, जाते जाते उनको भी समझ लीजिए। फॉरेन के एग्जाम एनक्लेक्स आरएन में, गवर्नमेंट जॉब में आपकी ड्यूटी करते हुए एज ए स्टूडेंट आपको ये लेक्चर ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नॉलेज को इंक्रीज करने वाला है। 10 बातें मैं बताऊंगा, आपको 6 या 7 तो याद रहेंगी ही रहेंगी, ये मेरी गारंटी है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो अब बात करेंगे अदर क्लिनिकल कोरिलेशंस के बारे में। हाँ जी, तो बात करें हमारे लास्ट यहां पे क्लिनिकल कोरिलेशन या पिक्चर के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि पी वेव जो है हाईली इरेगुलर है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, टी वेव भी जो है क्लियर नहीं है और रेगुलर जो है पी वेव्स बनती जा रही हैं। तो इन पी वेव्स को, एक तो हमारी थी सॉ लाइक, ऐसे सॉ लाइक, ठीक है ना, तो इनको बोला जाता है एफ वेव। ठीक है, सॉ लाइक को बोला था हमने एफ वेव्स, डेल्टा वेव्स। बट ये वाली जो है ये हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ जो है यहां पे इरेगुलर पी वेव्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, सॉ लाइक जो थी आरी जैसी, वो थी बिग एफ, ठीक है, कैपिटल एफ। तो ये है स्मॉल एफ। ठीक है जी, पी वेव इरेगुलर है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल है, और यानी कि कभी पी वेव करंट बना रही है, कभी नहीं बना रही। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये पे ज्यादातर एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ओबेसिटी, राइट, थायराइड प्रॉब्लम्स में, थायराइड प्रॉब्लम्स हमारी, देन वी कैन से वाल्व डिसऑर्डर, वाल्व डिसऑर्डर में हो जाए। ठीक है, ये चीज पी वेव जो है इरेगुलर हो सकती है। एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी ये जो कंडीशन है पी वेव का इरेगुलर होना दिख सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है जी, तो पी वेव इरेगुलर है और इस कंडीशन को बोला जाता है यहां पे एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, तो आपने एट्रियल फ्लटर को देखा, एट्रियल फिब्रिलेशन को देखा कि कैसे इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो पाया जाता है। सो आई होप कि ये जो हमारा EKG बेसिक्स प्लस इसके क्लिनिकल कोरिलेशनशिप के बारे में आपके लिए मैंने जो वीडियो बनाई, हार्डवर्क किया, ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। काफ़ी मैंने इसके ऊपर फोकस किया है और ये आपको वीडियो 2 या 3 बार विद नोट्स, खुद के नोट्स जो हैं वो समझनी भी चाहिए, देखनी भी चाहिए और हाईलाइट करनी चाहिए हाईलाइटर के साथ। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन एंड शेयर दिस video as much as you can. Thank you for watching this video, guys.